आपस के इख्तलाफात के बजाय अवाम के सोचें, मुल्क का सोचें और जो मुआशी बहरान है, बाकी जो मसाइल हैं, अवाम को इन इशूज से निकालने के लिए सदर ज़रदारी साहब ने अपनी तकरीर में एक रोड मैप दी। पाकिस्तान के मफाद की बातें सुन लें, बात सुन लेना, फॉरेन पॉलिसी में बात होता ये है कि एक फाजिल मेंबर की तरफ से एक स्टेटमेंट दी जाती है और उसके बाद इनकी अपनी ही पार्टी उसकी तरदीद करती है। मेरी रिक्वेस्ट होगी, आपने तनकीद करनी है, आप मेरी ज़ात पे कीजिए, आपने तनकीद करनी है मेरे एक एक मेंबर पे कीजिए, पाकिस्तान पे तनकीद नहीं इजाज़त दी जाएगी। अभी ये डीजल के साथ अब ये नारे न लगाओ, हमारी बातचीत चल रही है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन, मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, पीटीआई अपनी मज़ामती सियासत में हर हद से आगे गुजर जाती है। मुल्क के अंदर कोई भी इदारा ऐसा नहीं जिस पर पीटीआई ने इल्ज़ामात ना लगाए हों, कोई भी सियासी जमात या उसका सरबराह ऐसा नहीं जिसकी पीटीआई रहनुमाओं ने तज़हीक ना की हो और पीटीआई सोशल मीडिया ट्रोल्स ने उसकी तौहीन ना की हो। खासतौर पर साइफर साजिश और सो कॉल्ड ऑपरेशन रजीम चेंज के सियासी जो इस वक्त बयानियां हैं, उसकी आड़ में तो पीटीआई ने मशरिक से मगरिब तक किसी को नहीं बख्शा। इसी सिलसिले में नया इजाफा जो हुआ है वो सऊदी अरेबिया का हो गया है। हालिया दिनों में पीटीआई के फायर ब्रांड रहनुमा शेर अफजल मरवत, जिन्हें बानी चेयरमैन का बड़ा मंजूर नज़र भी समझा जाता है, उन्होंने सो कॉल्ड रजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश में सऊदी अरेबिया के मुलव्विस होने का इल्जाम लगा दिया है। क्या कहा उन्होंने, जरा सुन लेते हैं। सऊदी और अमेरिका के ताउन से तो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। आप सऊदी अरब को भी इम्प्लीकेट कर रहे हैं बीच में? डेफिनेटली कंड्यूट का किरदार अदा किया है सऊदी अरब ने। ये बड़ा संगीन इल्जाम आप लगा रहे हैं और पाकिस्तान के बरादर मुल्क पे आप लगा रहे हैं। ये एक नई चीज है जो आप बरादर मुल्क ने हमेशा हमारे मिलात में हमारी मतलब हेल्प की है। नहीं, पहले हमेशा से इल्जाम अमेरिका पर था। अमेरिका का तो ये कंड्यूट बना हुआ है ना। देखिए पाकिस्तान में अभी जो हालात है और ये जितने भी एड आ रही है, ये उसी प्लानिंग का एक हिस्सा है जिसके तहत आप कह रहे हैं कि सऊदी अरब भी इमरान खान की हुकूमत गिराने में शामिल था, मुआविनत थी। डेफिनेटली आप इसमें सऊदी अरब को भी शामिल कर रहे हैं? मैं नहीं, हम ये एक अटल हकीकत। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये बयान एन उस वक्त दागा गया है जब आला सतही सऊदी वफ्द जो है वो पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त मौजूद था और सरमायाकारी के लिए जो है वो मौजूद था, बिलखसूस सरमायाकारी के लिए मौजूद था। अब पीटीआई ने इससे लाताल्लुकी सियासत तो ज़रूर कर ली है, बानी चेयरमैन ने भी इसे मुस्तरद, इस बयान को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन फिर भी शेर अफजल मरवत के खिलाफ ना कोई एक्शन हुआ, ना ही उनको कोई तंबीह हुई, बल्कि उनको ज़िमनी इलेक्शन का लीड कैंपेनर जो है वो बना दिया गया। इस पर बैरिस्टर गौहर ने किया, जरा वो भी सुन लेते हैं। शेर अफजल मरवत की दोबारा ड्यूटी लगाई है, जहां इलेक्शन हो रहे हैं बाय इलेक्शन, ये वहां जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे बाय इलेक्शन के कैंडिडेट्स को पैगाम है जलसे जो है वो अरेंज कराए। इंशाअल्लाह ताला उसमें पार्टिसिपेशन के लिए लीडरशिप भी आएगी और शेर अफजल मरवत साहब भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। शेर अफजल मरवत साहब की खास कर ड्यूटी लगाई गई है, वो KPK में भी जाएंगे और जलसे करेंगे। अब फिर इन डेवलपमेंट्स का फिर एक ही जो है वो मतलब जो है वो निकलता है कि पीटीआई के लिए बतौर जमात उसकी अपनी सियासत मुल्क के सफारती और माशी ताल्लुकात से ज़्यादा अहम है और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की रविश में पीटीआई को इस वक्त जो है वो किसी की परवाह नहीं है कि इससे मुल्क को क्या नुकसान होता है, क्या इससे जो है वो डैमेज होती है। अब एक तरफ पीटीआई का तर्ज सियासत, जबकि दूसरी तरफ कल सदर पाकिस्तान ने मुश्तरका पार्लियामेंट के खिताब में एक बार फिर सियासी मफाहमत की ज़रूरत पर जोर दिया है ताकि मुल्क में माशी इस्तेकाम जो है वो आए। वो कि सदर से इसी किस्म की रवायती तकरीर की जो है वो तवक्को की जाती है, लेकिन क्या पाकिस्तान को माशी गर्दाब से निकालने के लिए दरअसल ऐसे ही सियासी इस्तेकाम की जो है वो अशद ज़रूरत नहीं है? मगर ये बात पीटीआई को कौन समझाए और पीटीआई इसको समझने को तैयार भी नहीं है, जो पार्लियामान में होने के बावजूद निज़ाम को इस वक्त जो है वो जाली कहती है और ना ही ये बात जो है वो हुकूमत समझने को तैयार है कि जैसे सबका जो है वो इस वक्त मुश्किलात का जो है वो इदराक हुकूमत को इस वक्त होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो पीटीआई को जो है वो इंतशार की राह से जो है वो रोकने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करने को तैयार नहीं है।
PTI अपनी वज़ामती सियासत में हर हद से आगे गुजर जाती है और मुल्क के अंदर जो इस वक्त हो रहा है वो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है, किस तरह चीज़ें चल रही हैं, उस पर जो है वो बात करेंगे। शैला राजा साहिबा हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त जो है वो मौजूद, बड़ी देर बाद तशरीफ़ लाई हैं। वेलकम शैला साहिबा। साथ ही साथ शौकत बसरा साहब हमें लाहौर से जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ उज़मा कारदार साहिबा भी लाहौर से मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या फरमाया, ज़रा वो सुन लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। आपको याद होगा कि जब सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस आया था तो खान साहब वजीर आजम था, तो वो उसका गाड़ी भी चला रहा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस वक्त जब सऊदी अरेबिया का वजीर खारजा पाकिस्तान में मौजूद था तो तब PTI का एक सियासतदान ने एक बार फिर एक गलत झूठा इल्जाम सऊदी अरेबिया पे, सऊदी अरेबिया की क़यादत पे लगाए और कहा कि ये लोग भी खान साहब को हटाने के साजिश में मुलविस थे। इस बयान का हम ना सिर्फ मज़म्मत करते मगर ये जो बचकाना सियासत है PTI कि वो कभी कभार अभी अपना एक मेंबर को आगे करते हैं, उनसे मुतनाज़ा बयानात दिलवा देते हैं और फिर जब पाकिस्तान के अवाम से सख्त रद्द-ए-अमल आता है फिर वो उस बयान को डिसोन करते। इस किस्म की दोगली सियासत और दोगली टू फेस सियासत नहीं चल सकता। अच्छा जी, जरा बसरा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शौकत बसरा साहब, अब एक मुल्क सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क जिस पे कोई भी हुकूमत हो तो उसका इन्हिसार रहता है, उसकी तरफ से जो है वो चाहे उसकी तरफ से जो है वो डेवलपमेंट की बात हो, इस वक्त इकॉनमी को बहुत सख्त इसकी ज़रूरत है, या फिर आप देखें रिमिटेंसेस जो हैं वो कोई भी अदवार हो, सबसे ज़्यादा रिमिटेंसेस जो हैं वो आपकी मिडिल ईस्ट में आती हैं और वहाँ से भी बिलखसूस सऊदी अरब से आती हैं। उसके बारे में एक ऐसा बयान दागना, एक ऐसे क्रूशल टाइम पे इस तरह का बयान दागना और उसके बाद फिर एक रवायती जो है वो मजम्मत आ जाना आपकी पार्टी की तरफ से, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होता बल्कि माज़रत के साथ उनको तो और नवाज दिया जाता है, तो इससे तो फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो स्टेटमेंट है उसको तक़वियत मिलती है कि आपकी ये टू फेस सियासत है, आप दोगली सियासत खेलते हैं। मैं आपके प्रोग्राम में सिर्फ मैंने नहीं, जितने हमारे तर्जमान हैं हम सब ने उस बयान की मजम्मत की है। सिर्फ ये नहीं कहा हमने कि उनका ज़ाती बयान था, हमने उस बयान की मजम्मत की है। और आपको पता है कि शेर अफजल के ऐसे ही एक दो पहले गैर जिम्मेदाराना बयानात आए थे जिसकी वजह से पार्टी ने उनको ऑफ एयर कर दिया था। और आइंदा भी अगर इस किस्म का अब कोई बयान शेर अफजल मरबत का आएगा तो पार्टी, मैं फिर कहूँ, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो पार्टी है जो हमेशा हमारे लीडर अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन, कोई शो कॉज सिर्फ ऑफ एयर कर देना तो इसकी बात नहीं है। दूसरा, आपने तो नवाज दिया उनको, आपने कहा ये हमारे लीड कैंपेनर होंगे, मतलब एक मुल्क अगेन जिसपे आपका इतनी डिपेंडेंसी है, फॉरेन रिलेशंस आपने जो है आपने उस वक्त बात की, बड़ी सोची समझी टाइमिंग थी। मैं ये नहीं मानने को तैयार कि देयर इज नो मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, बड़ा सोचा समझा टाइम जो है वो चूज किया गया। कोई डिसिप्लिनरी एक्शन, कोई शो कॉज, कुछ भी, बल्कि आपने तो उनको नवाज दिया, आपने कहा जी ये लीड कैंपेन करेंगे हमारी। डॉक्टर मारिया, अगर आप मेरा पूरा जवाब सुन लेते तो शायद आपको सवाल पूछना पड़े। खान साहब से आज 2 दिन पहले हमारे चेयरमैन गोहर साहब, उमर अयूब साहब और बहुत सारे दोस्त मिले और बाकायदा ये बात उनके नॉलेज में लाई गई। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया हमारा टेस्टेड फ्रेंड है और जब लास्ट डेज हमारे जब रजीम चेंज हुआ, यहाँ पे साजिश, तो मुझे $2 बिलियन भी दिया तो वो मेरी तो जो है वो नहीं कर दे। जी सुनिए बात, मुझे बात मुकम्मल कर लो। जब ये चोरों का टोला मुसल्लत हुआ पाकिस्तान के अंदर 5वीं 6ठी बारी, तो उस वक्त खान साहब ने कहा हमें तो $3 बिलियन दिए, उसके साथ ऑयल पे सब्सिडी दी। तो ये कैसे हो सकता है? और रजीम चेंज में खान साहब ने कहीं भी कभी सऊदी अरेबिया का जिक्र नहीं किया। और हमारा तो ये मानना है कि हम लोग तमाम ममालिक उनके साथ हमारे कॉर्डली तलकात होने चाहिए, हमें कहीं फ्रीक नहीं बनना चाहिए। इवन अभी आप देखिए ना कि फलस्तीन में मासूम और बेगुनाह लोग मर रहे हैं और ये जो लोग। बसरा साहब, आप एक बहुत अच्छे सियासतदान हैं और आप बहुत अच्छी तकरीर भी कर सकते हैं। मेरे सवाल का जवाब जो है ना वो आपने नहीं दिया। मैंने पूछा कि कोई शो कॉज दिया, उस पर आप कह रहे हैं कि जी मैं वो पूछूं शो कॉज इशू किया। बिल्कुल आता हूं उसमें। फिर आपको एक फिक्रा मुकम्मल करके, आपने देखा कि फलस्तीन के अंदर जिस तरह मासूम लोग हमारे, जिस तरह बच्चे छोटे छोटे जिन पे जुल्म बरता हो रहा है, ईरान ने हमला किया। और आपको पता है कि ईरान के हवाले से अमेरिका ने इनको क्या हुक्म दिया कि अगर आपने सुई गैस वहां से ली ना, आपका बंदोबस्त कर देंगे। वो ईरान जब हमला करता है तो वहां पे उर्दन ने जिस तरह उनको उन
को वहाँ पे जो रोका गया और जो फिर नून लीग ने सेंटर मुश्ताक गनी बेचारा एक स्टेटमेंट कर दे बैठा उसके ऊपर जो गोलाबारी की, इसलिए हम ये समझते हैं कि तमाम ममालिक के साथ हमारे अच्छे तल्कात होने चाहिए। और खान साहब हमेशा कहते हैं कि जो अफगानिस्तान के अंदर जंग हुई, जंग हल नहीं है, हमें टेबल पे बैठकर बातें करनी चाहिए। आप तो फिर इस पे आ रहे हैं कि कोई लार्जर कंस्पिरेसी चल रही है, ईरान से भी नहीं किया, फलाना भी नहीं किया। शेर अफजल और अभी आपने बिलावल साहब की स्टेटमेंट सुनाई, हमें इनका पता है, ये तो जितने भी इस वक्त मैं समझता हूँ 2-4 जो हुक्मरान हैं, इनका तो लेना देना पाकिस्तान से नहीं, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे तो हो सकते हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं है। हम कहेंगे कि वो बयान नहीं देना चाहिए था, मजम्मत करते हैं उस बयान, मजम्मत करते हैं, लेकिन शेर अफजल से जो है वो कोई इससे एक्सप्लेनेशन नहीं कॉल की जाएगी, कुछ शोकॉज नहीं इशू होगा, हम उसको और नवाज देंगे। बिल्कुल, ये जो मजम्मत है इसका मतलब ये है कि आइंदा गलती की गुंजाइश निश्ता, गलती की गुंजाइश निश्ता, गलती की गुंजाइश निश्ता, नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इट्स हैपेंड। बट आपको लगता नहीं है अंग्रेजी में जो सेइंग देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस? इनको शायद मालूम नहीं है कि उन्होंने कहा है कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ, दोबारा ये कहता हूँ, इनको मालूम नहीं है, क्योंकि है ना इनके यहाँ ये एक रेस लगी रहती है, क्योंकि हमने ये सुना था कि जो इनके कायद हैं वो हर प्रोग्राम को देखते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि आपने हर प्रोग्राम में चोर डाकू कहना है, आपने ये कहना है, तो उन्होंने उस पर ज़्यादा वक्त लगाया। लेकिन इनका ये वतीरा कोई नया नहीं है। जब आपको याद होगा इनका धरना था, चाइना से क़यादत आ रही थी, फिर आपको ये भी याद होगा कि जब इन्होंने IMF से माहिदा अपना तो ख़राब कर दिया था और इंटरनेशनली हमारी क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो गई थी, तो जब होने लगा माहिदा तो इन्होंने कहा हम अपने सूबों में इस पर अमल नहीं करेंगे, याद है ना तरीन साहब वाली कॉल? अच्छा, फिर साइफर वाला जो मसला था उस पर इन्होंने कहा कि मिनट्स तो हमारे पास है, हमने खेलना है, ठीक है। और फिर अब ये वाला बयान आ गया। और फिर फिर ये भी याद होगा आपको कि आमिर कियानी साहब थे, एक दफ़ा जब उनके ऊपर बड़े मसाइल आए तो इन्होंने जल्दी से उनको पार्टी में ओहदा दे दिया। तो अब ये इनकी तारीख़ है ये। अब जो बात है कि चेयरमैन बिलावल का आपने बयान पे बात की, तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि उसमें क्या गलत है, क्या गलत है? आप इस वक्त इंतहाई माशी बदहाली का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा चुने हुए ममालिक में आपका नाम आ गया कि ये इंतहाई माशी तौर पर ज़बूहाली का शिकार है। तो एक ऐसे वक्त में अगर हमने एक पहले अपने घर को सीधा किया, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी काउंसिल्स का क़याम अमल में ला के सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं, जो इन्होंने नैप इस्तेमाल करके सारी जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल मुअत्तल कर दिया था, एक सिस्टम बनाया, पहले अपने सेटअप को सही किया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आ रही है। इनके यहाँ भी बात हुई थी लेकिन ये हो नहीं सका था कुछ, क्योंकि फिर घड़ी वड़ी के मैटर आ गए थे, उनकी कुछ ऑफर्स आ गई थी जो उन्होंने सऊदी फर्मा रवा को दी थी, जो उन्हें पसंद नहीं आई थी। तो अब इनकी कुछ समझ में नहीं आया, तो ये इनका पुराना तरीक़ा है, एक कहता है ये है, एक कहता है ये है, पार्टी में घुसपैठिए आ गए जो उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो मैं ये समझती हूँ कि चेयरमैन ने बिल्कुल सही बात की है कि इस तरह की बात नहीं करें, इस वक्त मुल्क के मामलात को देखें। और बार बार हम यही कह रहे हैं कि स्प्लिट मैंडेट है, आप भी अगर हुकूमत बनाना चाहते हैं, हम हुकूमत में ना बैठते और पार्लियामेंट को ताला उस वक्त भी ना लगने देते, और अभी भी हमने नहीं लगने दिया है। आइए, जो शिकायत हैं उनको आपने पार्लियामेंट ही के थ्रू करना है, आप कहीं सड़क पे इधर उधर नहीं कर सकते। देख लीजिए, भुट्टो साहब को देर से मिला इंसाफ, लेकिन मिला इदारे ही के थ्रू, सड़क पे हम खड़े रहते कुछ भी ना होता। मैं ज़रा उज़्मा साहिबा की तरफ चलती हूँ। उज़्मा साहिबा, जो इस वक्त तौजी पेश की जा रही है बसरा साहब की जानिब से, आपने तो PTI में खासा वक्त गुजारा है, आपको लगता है कि वाकई ये इनफरादी बयान था, इंडिविजुअल बयान था, हमने उनकी जो है वो सरजनिश कर दी, लेकिन फ्लिप साइड ये है कि उनको नवाज दिया जाता है, उनको एक बड़ा जो है वो पोर्टफोलियो दिया जाता है। सो व्हाट अगर वो टीवी पे जो है वो और 4-5 दिन नहीं होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? जी डॉक्टर मारिया, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। डॉक्टर मारिया, आप क्यों वक्त ज़ाया कर रही हैं? मैं PTI में थी, मुझे पता है कि इनकी क्या जहन साजी है और इनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, इनकी क्या स्पिन स्टोरीज होती हैं, ये गुड कॉप बैड कॉप किस तरह खेली जाती है।
یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں ان کے آئیں بائیں شائیں سن لیں، ان کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں اس چیز کا. اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ ایک منظم پلان، سسٹمیٹک پلان کے مطابق یہ ساری باتیں مروت سے کروائی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر پاکستان استحکام کی طرف بڑھ گیا، جو 5 سے 6 ارب ڈالر انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹ کر دی ہے سعودی عربیہ نے، تو پھر ان کا چورن کیسے بکے گا؟ یہ اپنی دکان کیسے لگائیں گے؟ ان کی تو دکان بند ہو جائے گی. تو یہ تو کسی حالت میں نہیں چاہتے کہ پاکستان اکنامک معیشت کی سٹیبلٹی یا استحکام کی طرف بڑھے. یہ چاہتے ہیں کہ برے سے برا معاملہ ہو، معیشت ڈوب جائے، پاکستان دیوالیہ ہو جائے. ابھی پچھلی دفعہ کچھ دن پہلے نہیں کہا دوبارہ بانی صاحب نے بیٹھ کے ڈیالہ سے کہ یہ تو سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان. تو یہ دیکھیں بات ساری یہ کلیئر ہے. کلیئرٹی آپ کو یہ میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ پاکستان ان کی ریڈ لائن نہیں ہے. ان کی ریڈ لائن ان کا اپنی سیاسی ایجنڈا ہے. اور جو بیٹھے ہوئے حضور جو بانی صاحب ڈیالہ میں، یہ ان کی ہدایات پہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں اگر یہ اتنا بڑا اس نے نقصان کیا، جو اور میں تو کہوں گی کہ اپنے پاؤں پہ خود انہوں نے کلہاڑی ماری ہے، کیونکہ جتنے ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ اور جو سن رہے ہیں سارا کہ کیا تماشا ہو رہا ہے، آپ کا خیال ہے کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ ان کی کبھی گورنمنٹ آئی تو کیا وہ ان کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی ذہنیت کیا ہے، کہ کسی چیز کی کسی یہ عزت نہیں کرتے، کسی بات پہ یہ قائم نہیں رہتے، ہر چیز پہ یہ یو ٹرن لیتے ہیں. اب مروت جو ہے اس کو سب سے پرائم جو پوزیشن ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین، اس کے لیے انہوں نے نومینیٹ کیا ہوا ہے. اور آپ خود بتا رہی ہیں کہ آج ساری کیمپین اس کے نیچے کر دی ہے. اس کا مطلب ہے تو اسے شاباشی ملی ہے، اسے قیدی نمبر 804 نے شاباشی دی ہے. ویل ڈن، زبردست تم کام کر رہے ہو. تو آپ کو تو سمجھ آ جانی چاہیے. پتہ نہیں معلوم نہیں اس قوم کو کب سمجھ آئے گی. ہمیں اتنا ٹائم لگ گیا، ہمیں جھٹکا پڑا تو ہمیں سمجھ آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. خدارا پاکستان سے کھلواڑ نہ کریں. اگر پاکستان استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، اگر پاکستان کے عوام کو کچھ خوشحالی کی نوید مل رہی ہے کہیں سے، تو خدارا آپ ساتھ بیٹھیں اور ہمارے ساتھ مل کے آگے کام بڑھائیں. آپ میں نہ مانوں والی کہانی ختم کر لیں، انتشار والی کہانی ختم کر لیں، کیونکہ کسی کو اس سے نقصان نہیں ہو رہا. اس وقت آپ کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، آپ کی پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. کوئی ملک آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہوگا. اچھا بصرہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ اب لگتا ہے جیسے پی ٹی آئی کا نا وتیرہ بن گیا ہے کہ ایک الزام لگایا، اس کے بعد اس سے پیچھے ہو گئے. 35 پنکچر سے کام چلتا آ رہا ہے، اس کو کہہ دیا جی سیاسی بیان ہے. اس کے بعد بیچ میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہوئیں، بٹ اس پہ نہیں جاتے. حالیہ دنوں میں ایک اور نیا الزام لگا، کہا گیا کہ بشرا بی بی کو 1 نہیں 2 نہیں 3 قطرے ہارپک کے جو ہے وہ پلائے گئے، اور جو کہ ان کے اپنے جو مالج ہیں جن کو انہوں نے خود نومینیٹ کیا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں جی اس طرح کا تو کچھ نہیں، وی ڈنٹ فائنڈ اینی تھنگ آف سچ نیچر. لیکن اس کے بعد یہ ایک درخواست آئی کہ جی ہمیں شفٹ کر دیا جائے سب جیل سے اڈیالہ جیل. لیکن جس دن وہ درخواست لگتی ہے تو اس دن کو پیش ہی نہیں ہوتا، آپ کا لائر کو جاتا ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اچھا پہلے تو میں یقین مانے ان دونوں کو جب باتیں کر رہی تھی نا، میں ان کو ظاہر پبلک کے تو اس وقت ان کو جانتی نہیں ہے یہ کون ہیں، ریجیکٹڈ لوگ ہیں، عوام ان کو مسترد کر چکی ہے. اور ظاہر ہے کہ اب بیچارے یہ سیاسی جو یتیم ہوتے ہیں، جو سیاسی بونے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی گمکس کر کے، اس طرح کی گفتگو کر کے اپنا ویٹ بنائیں گے. آپ یہ بتائیں نا، پاکستان کا بچہ یہ جانتا ہے یہ کون لوگ ہیں. 5-6 باریاں لینے والے، پہلے تیری باری پھر ساڈی باری، اس کے بعد پھر یہ لوٹتے ہیں کسوٹتے ہیں. کوئی سوئس بینکوں میں چلا جاتا ہے، کوئی آپ کو سر محل بنا لیتا ہے، کوئی لنڈن میں جائیدادیں بنا لیتا ہے. تو ڈونٹ ٹیک دیم سیریس، کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی عوام 90% عوام پاکستانی ان کو جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. ان کے چہرے نہیں دیکھتے، بلکہ یہ جیسے گلی محلوں میں جاتے ہیں کہتے ہیں او چور آیا ہی، او چور دا ساتھی. اس لیے ان کو تو آپ یقین مانیے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اس نوبت پہ پہنچا ہوا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں
کہ کہنے نے بندہ ٹھیٹ ہونا چاہیے، شرم آنے جانے والی گل ہے. ان کو یہ بھی نہیں آتا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا کیا ہے. آج یہی نوبت ہے کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ ابھی میں سن رہا تھا ہماری وہ جو کبھی ہوتی تھی پی ٹی آئی میں، بعد میں بیچاری وہ مسلم لیگ میں گئیں، تو پچھلے دنوں میں نے کلپ دیکھا وہ مریم کو ملنے گئیں، وہ جو جعلی میڈم چیف منسٹر ہے انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. وہ اب اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھیں. انہوں کو یہ پوچھے کہ پلے نہیں تیلا تے کر دی پھر دی میلا میلا، تختے رائے ونڈ جدوں میاں آوے گا تو لگ پتا جاوے گا، وہ جناب کبوتر. آپ بات کرنے دیں. ڈونٹ انٹرپٹ، ڈونٹ انٹرپٹ، ڈونٹ انٹرپٹ، ڈونٹ انٹرپٹ، ڈونٹ انٹرپٹ. آپ انہیں کہیں کہ اپنی باری پہ بات کریں، اپنی باری پہ بات کریں. یہی ان کو دیکھیں کہ اپنی باری پہ بات کریں، اپنی باری پہ بات کریں، اپنی باری پہ بات کریں. میں نہیں بولنے دوں گا، میں نے انٹرپٹ نہیں کیا، میں نے انٹرپٹ نہیں کیا، میں بولنے نہیں دوں گا. چائنا کے خلاف بیان دیا کی بات کرو. آپ ڈاکٹر اگر ایسے پروگرام کرنا ہے تو پھر میں تو چپ جاتا ہوں. تم بولنے کے قابل ہو ہی نہیں، تم اس قابل ہو ہی نہیں میں ایسے بات نہیں کرنے دوں گا. ایسے بات نہیں کرنے. یہ جو جواب گندم، یہ تمہاری بات نہیں کرنے دوں گا. ایسے نہیں بولیں گے، ایسے نہیں بولیں گے. ایسے یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں، سوال چنا ہے تو اس کا جواب گندن مت دو. ان کو ایسے نہیں، ایسے نہیں بات مکمل کرنے. ان کو دیکھیں نا ڈاکٹر ماریا، بات کرنے دیں ذرا بسرا صاحب کو. ان دونوں نے اچھا میں وہ کہہ رہا تھا کہ جدو میاں آوے گا لگ پتا جاوے گا. وہ کبوتر طوطے اڑاتا اڑوتا اب وہ تھیلے پہ اس کی فوٹو لگ گئی ہے اور تندور پہ کبھی اس کی وہ میڈم چیف منسٹر، کبھی وہ سسلین مافیا روٹیاں پکاتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں ہمیں آپ کا بڑا غم ہے. تو آپ کن کی باتیں کر رہی ہیں، کن کو کوٹ کر رہی ہیں؟ آپ یقین مانیں، یہ تو ظاہر ہے آپ لوگوں نے ایک ٹاک شو کرنا ہوتا ہے، آپ کی مجبوری ہے. یہ عوام کے لوگ نہیں ہیں، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. آپ نے اگر عوام سے بات کرنی ہے نا تو عوام کے ریئل، چونکہ ہم پھر میں کہہ رہا ہوں اب ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ 9 مہینے ہم ظاہر ہے ہم لوگ نہیں آ رہے تھے یہاں پر، بہت سارے لوگوں کو پارٹی کو توڑ دیا گیا. خان صاحب ہمارا لیڈر جن کے متعلق یہ ابھی بات کر رہی تھی، ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پتہ نہیں بیچاری کیا کیا کرتی رہتی تھی. آج اب میں کو بتاتا ہوں کہ عمران خان جس کے اوپر 200 مقدمہ درج کر دیا گیا، کرپٹ کہہ دیا گیا، دہشت گرد کہہ دیا گیا، ان کو غدار کہہ دیا. وہ بات تو کرنے دو، اور بی بی بات تو کرنے دو، اور بی بی بات تو کرنے دو. یہ ان کی حالت ہے، یہ ان کی حالت ہے. آئینہ دکھایا تو برا مان گئے، روز شور ڈالنا شروع کر دیتی ہیں. وہ ان کا چور سوچ بند کریں. ایک تو آپ ایک تو نا بند کریں، بند کریں، بند کریں. ان کو پانی پیئے ذرا مجھے بات کر لینے دیں. اچھا میں کہہ یہ رہا تھا کہ آپ نے پاکستان کا جو لیڈر ہے، جو واحد فیڈریشن کا لیڈر ہے جس کو دنیا مانتی ہے، ان کو تو دنیا نام دیتی ہے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، کتابیں چھپ چکی ہیں ہر جگہ پہ، پورے پاک دنیا کے اندر جائیدادیں ہیں. اس لیے آج عمران خان واحد لیڈر ہے. میں پھر آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، آپ نے یہ ڈاکہ مار لیا، چوری کر لی، ووٹ چوری کر لیے. آپ کہہ رہی تھی وہ صدر صاحب نے مفاہمت کی بات کی ہے. کن سے مفاہمت کریں؟ ان کا مفاہمت کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ مفاہمت کا نام ہے کہ آئیں لوٹیں اور کسوٹیں، آئیں بیٹھے منی لانڈرنگ کے طریقے بتائیں گے، عوام کو چھوڑیں. کیا کہہ رہی؟ میں تو یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ جو یہ الزام تراشی ہوتی ہے، اب یہ 3 قطرے ہارپک والا جب ہوا ہے اور کہا جی ہمیں شفٹ کر دیا جائے، تو آپ کا کوئی پیش کیوں نہیں ہوا وہاں پہ؟ مطلب جب اسی طرح شہباز شریف صاحب پہ جس وقت الزام لگایا اس کا میٹرو والا، اس پہ بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے. 35 پنکچر، مطلب دیر نیومرس اس طرح کے جو ہیں وہ ایشوز ہیں. آپ وہ جعلی وزیر اعظم 17 سیٹوں والے کی مثال تو نہ دینا، کسی جینون لیڈر کی بات کریں. آپ عمران خان کی بات اور بشرا بی بی کی اس کی میں جواب دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں بشرا بیگم کتنی بدقسمتی ہے ڈاکٹر ماریا کہ 200 مقدمہ کر لیا اور آخر نکاح پہ آگے سزا دے دی. اور بشرا بیگم کو صرف عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے اندازہ کریں ماما تیاں پہنا سب دی سانجیاں ہوندیاں نے. ہمارے آج بھی میں کہہ رہا ہوں ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے، عدالتوں پہ ان کی طرح حملے نہیں کریں گے. ہم تو عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں، عدالتوں میں ٹھیک ہے. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ آپ نے اس پوائنٹ پہ نہیں آنا، اس پوائنٹ پہ نہیں آنا. اکاؤنٹیبلٹی کی جب بات ہوتی ہے تو کیا وجہ ہے؟ مطلب آپ یہ دیکھ لیں اب ایک کے بعد الزام جو ہے وہ لگتا آ رہا ہے. لیکن ابھی جو بشرا بی بی کی بات ہو رہی تھی، ان کے اپنے والد نے کہا کہ جی کوئی اس طرح ہمیں شواہد نہیں ملے. اس کے بعد جب کورٹ میں جانے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ یہ جاتے نہیں ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ سب جیل میں ملازمین کس کے؟ کسی گورنمنٹ نے تو نہیں بھیجے، عدالت نے تو نہیں بھیجے، انہی کے اپنے ہیں نا. اب وہ ہارپک دیں یا ٹائفون دیں،
इस पे किसको आप कह सकते हैं, इन्हीं के मुलाजमिन हैं। और मैं ये समझती हूँ कि देखें, एक इंतशारी कैफियत इन्होंने कर रखी है, इनके अपने यहाँ मसाइल बहुत हो गए। बेहतर ये है कि अदालती मामलात को अदालती तरीक़े से देखें, पार्लियामेंट के मैटर्स को पार्लियामेंट के तरीक़े से देखें, और वो जो आप सड़क पे जाने की तैयारी कर रहे हैं उसको सड़क पे रखें। लेकिन एक सिलसिला है कि बस बोलना है, सामने वाले को हर तरह से बुरा कहना है, इससे लोग जो है ना बाप से बेजार हो चुके हैं। चले मुझे बुरा ही कहेंगे, क्या कहें। अच्छा बसरा साहब, चले वो बात ये हो रही है कि इस चीज़ का तो जवाब दे दे, वो आपकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा, इसलिए वो बात ही कर रही है कि जो भी चीज़ हो तो भाई हमने तो कहा टेस्ट करवाए हैं, हमने तो कहा है करवा लिया ना टेस्ट, डॉक्टर करवाने देते। और भाई सुनो तो, कोई और डॉक्टर्स का नाम दे दें, वहाँ के तो हो गए। एंडोस्कोपी की भी बात कर ली, एप्लीकेशंस दी सर, एंडोस्कोपी की भी बात हो गई, जज ने कहा कि कर दे, की ना, नहीं करवाने दे रहे ना, नहीं करवाने दे रहे। जब बात करते हैं बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देते हैं जेल के अंदर, और फिर कहते हैं मावा तिया पैना। ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, इस हद तक ना जाएं, इस हद तक ना जाएं। माएँ बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं, बिल्कुल माएँ बेटे बहनें सबकी साझी होती हैं, ऐसे ना करें। लेकिन चलें ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि इस वक्त जो पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसको किस तरह जो है वो नीचे लाया जाए। जो बात की जा रही, शैला साहिबा कह रही थी कि सड़कों से कुछ नहीं मिलना, इसी पे आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा है, ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। We have little time. The country needs us to move on from the polarization. This joint house must play a leading role in the rebuilding public confidence in the parliamentary process. I believe we can resist the political atmosphere to reflect more light than heat if we really want to. But it will need all of us to step back and decide what matters the most. We just require a fundamental of meaningful dialogues, parliamentary consensus, and a timeline implementation of rigorous reforms. I'm certain that together, in a fresh start, we can start course towards a strong, prosperous Pakistan. अच्छा, उस्मा कारदार साहिबा, आसिफ अली जरदारी साहब की बड़ी एक जो है वो अच्छी एक ऑफ़र है, और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए है, लेकिन प्रेसिडेंट की तरफ से ये ऑफ़र आना बहुत अच्छी बात है। आपकी तरफ से, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, हुकूमत वक्त की तरफ से खामोशी है, बल्कि एक तरह से ये कहा जा रहा है कि शायद इंतशार पे इनको मज़ीद गामजन करने के लिए आप लोग जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। अब अगर देख लिया जाए जो जेल के हालात हैं इस वक्त इमरान खान साहब के, वहाँ पे क्या ज़रूरत है आपको उस शीशा लगाने की और उनकी जो है मुलाकात जो है वो सख्त करने की, उनके लिए चीज़ें सख्त बनाने की? मतलब अगर आपको भी ये चाहिए, हुकूमत वक्त पे तो ओनस ज़्यादा होता है कि चीज़ें जो है ज़रा बेहतरी की तरफ लेके जाएं, अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर्स नीचे आएँ। मारिया देखें, ये जो पार्टी है ना, ये एक कल्ट है और इनकी बहुत बुरी तरह से जहन साजी कर दी गई है। और ये जो चोर डाकू मैंडेट चोरी फलाना ढिमका, आपने सुन ही लिया इनकी कहानी। ये जो बसरा साहब बैठे हुए पहले धक्के खा रहे थे पीपल्स पार्टी में, उसके बाद जब किसी ने उनको घास नहीं डाला तो करेंगे तो जाती जवाब आएगा। अब यहाँ पे काउंसलर का इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं, एक काउंसलर का इलेक्शन तो ये जीत नहीं सकते हैं और आए। अच्छा बसरा साहब उनको बोलने दें, यहाँ पे बातें आप इनसे जितनी मर्जी करा ले। तो देखिए बात सर ये है कि मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने ये कैदी नंबर 804 जो इनके जो बड़े फेवरेट हैं, उन्होंने अलग एलानिया कह दिया है कि हम तो किसी चोर डाकू के साथ बैठेंगे नहीं। और मारिया, इनका सबसे बड़ा फेलियर जो था यही था 3.5-4 साल कि ये किसी से बात करने को तैयार ही नहीं होते थे, किसी से सलाम करने के रवादार नहीं थे। और अब भी इनका यही एटीट्यूड है। और उस्मा साहिबा अगेन बट एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, ओनर्स जो है वो हुकूमत वक्त पे आता है ना, ज्यादा जो रिस्पांसिबिलिटी है
वो आप पे आती है क्योंकि आप हुकूमत वक्त हैं, बजाय इसके कि टेम्परेचर्स नीचे ले जाए जाएं। अब जो जेल में आपने उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं कि जी ग्लास लगेगा, वो बाकी कैदियों के लिए तो नहीं है, मतलब ये क्यों आप, मतलब इससे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना। मारिया, मैं तो देखें, मैं पंजाब असेंबली की रुकन हूँ, मैं पंजाब के हवाले से पहले बात करती हूँ। जिस दिन मरियम साहिबा की इलेक्शन थी, आप यकीन करें ये वॉकआउट कर गए। मरियम साहिबा ने 10 मेंबर टीम इनके पीछे भेजी और कहा कि प्लीज़ आप आएँ और सियासी मैदान में सियासी तरीके से आप मुकाबला करें। आप सोचें कि इनके तकरीबन 27 से 30 जो एमपी हैं वो वापस आ गए और उनको हमने सबने वेलकम किया, लेकिन वो जो लॉबी में बैठे हुए थे उन्होंने नहीं बैठने दिया उनको, उन्होंने वापस उनको बुला लिया। बहरहाल वो इलेक्शन हो गई 222 वोटों से, जब मरियम साहिबा जो है वो सीएम बन गई। सबसे पहला काम मारिया उन्होंने क्या किया, वो उठी, वो चल के गई ऑपोजिशन लीडर के पास और उनको कहा कि मेरे दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं, मैं जितनी इनकी सीएम हूं उतनी मैं आपकी भी सीएम हूं। तो ये जेस्चर था उनका, और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी असेंबली बिल्कुल ठीक चल रही है। बड़ी माजरत के साथ उस्मा साहिबा, इजलास भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन देखें उस्मा साहिबा, देखें कहना, लेकिन आप देखें कि नेशनल असेंबली में ये कहना कि जी हाँ मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं, मैं अवेलेबल हूँ, वो एक और चीज़ है। बट जहाँ आपकी कॉल ऑफ फेल में तजाद नजर आ रहा है, मैं जो बात बार बार कर रही हूँ जिस पे आप आना नहीं चाह रही, या तो तमाम कैदियों के लिए आपने ये किया हो ना कि शीशा लग गया हो, ठीक है, तो समझ में आती है। एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल प्रिजनर के लिए या जो एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है उसके लिए करना, उससे तो फिर यही आएगा ना, इंतकामी सियासत की बू आएगी ना। मारिया, आप मुझे ये बताएं कि जो कैदी नंबर 804 है उसको आपको पता है कि कितना खर्चा हो रहा है, उसके खाने पे कितना खर्चा हुआ है डेली? वो कर रही है जो बसरा साहब कर रहे थे, मटन, उसके बाद 9 पूरे कमरे बनाए गए हैं उनके लिए, एक दालान बनाया गया है उनके लिए। आप बता दें कि अडियाला में जो बाकी कैदी बैठे हुए हैं उनको क्या ये फैसिलिटीज है किसी को? उस्मा साहिबा, ये शीशा लगाने की क्या जरूरत है? 5 स्टार उनका बड़ी गाला गेस्ट हाउस बना हुआ है यहाँ पे जी। ये शीशा लगाने की क्या जरूरत? जब उनके तल्ख बयानात आते हैं उसके बाद ये शीशा लग जाता है, तो फिर ये शीशा लगाने की क्या जरूरत है? वो देखिए सिक्योरिटी का भी तो इशू है ना वहां पे। मारिया खुद ही कहते हैं अब मुझे वो मार देगा, अब मुझे वो मार देगा, अब मुझे ये जहर दे देगा, अब मुझे वो जहर दे देगा। तो आफ्टर ऑल सिक्योरिटी का भी तो जिम्मेदार जो है वो हुकूमत है ना। चलो बाय द वे मुलाकातियों की लिस्ट जो आती है वो खान साहब से अप्रूव होके आती है, बट चलो ठीक है, आप ये कह रही हैं तो मैं इस पे अब क्या बात कर सकती हूँ। हुकूमत ने अगर एंगेज नहीं करना तो क्या कहा जा सकता है? अगर बसरा साहब क्विकली जवाब, आपने कुछ ऐड करना है, मैं शैला साहिबा की तरफ जा रही हूँ क्विकली। अभी आपने जब कहा ना कि वो जी जो जाली मैंडेट अपना मैडम चीफ मिनिस्टर है जो हारी हुई है 36 वोटों के साथ, कहने लगी वो अपोजिशन लीडर के पास गए थे। मैडम 222 वोटों से बनी है चीफ मिनिस्टर। आपका हिसाब किताब बड़ा कमजोर है, आपके एमपीज आपको कुछ बताते नहीं है, उनसे जरा थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लें। तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी से वो चीफ मिनिस्टर बनी है और बड़ी स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर है। स्टेज शो नहीं है। अरे भाई फिर आप चीखना बंद कर दें, आप अदाकारी बंद कर दें, आप ये ड्रामेबाजी बंद कर दें। इनको ये ड्रामा करने की आदत है, ये ड्रामे करते हैं। झूठ बोलना बंद कर देना। सियासतदान नहीं है, ये अदाकार है। आप ये देखें ना, ये देखें, ये चौए करना शुरू कर देती है। बात तो सुन लें, बात ये है अब असल में ये अदाकार रह गए, सियासतदान तो है नहीं, जाके स्टेज ड्रामे करें, लोगों को हंसाएं, ऐसी बातें सुनाएं। अरे भाई आपसे ही सीख रहे हैं बैठ के रोज जो है उसी से सीख रहे हैं हम लोग बैठ के। बसरा साहब, डॉक्टर मारिया में बात मुकम्मल कर डॉक्टर मारिया में बात मुकम्मल, इन्हें चुप तो कराएं। अच्छा उस्मा साहब प्लीज अगर ना कुछ बोले इस वक्त जो क्विकली बसरा साहब। आप अदाकारी तो बंद करें। आज हालत ये है, आज लाहौर में जलसा है, नारा ये एक लग रहा है कि गली गली में शोर है, पूरा शरीफों का टब्बर चोर है, और यहाँ पे ये कह रही है कि हम बड़े हाजी हैं। पहले आप 450 डाल 190 मिलियन पाउंड का तो हिसाब दे दे, तोशेखाने का तो हिसाब दे दे, फॉरेन फंडिंग का तो हिसाब दे दे, वो जो घड़ी बेच के आप लोगों ने मुनाफे कमाए उसका हिसाब दें पहले। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं जरा शैला साहिबा से पॉइंट ऑफ व्यू दूं। शैला साहिबा वो फराग होगी लेके भाग गई है, अपनी बॉडी है।
अच्छा, मैं जरदारी साहब ने बहुत एक अच्छी मफाहमत की बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि बसरा साहब आती हूँ आपकी तरफ, बसरा साहब आती हूँ, बसरा साहब मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बसरा साहब आती हूँ आपकी तरफ। आज पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं, लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, पुलिस पकड़ी वहां भाग रही है। यहाँ जो हमारी थी अपना सनम जावेद और हमारी हमजा आलिया, उनको यहाँ से गिरफ्तार करवा के मियाँ वाली भेज दिया। कोई शर्म नहीं है इनको। और फिर उसकी वजह इसी पे जरा बसरा साहब, इसी पे मैं शैला साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। अगेन बहुत अच्छी ऑफर जरदारी साहब की तरफ से और उधर से नहीं मिल रहा उस तरह का रिस्पांस, पर आपको नहीं लगता कि हुकूमत वक्त जो है उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज कम्पेयर टू पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब? और जो बसरा साहब इस वक्त बात कर रहे हैं कि लोगों को उठाया जा रहा है पकड़ धक्कड़, इस पे आपने भी जो है वो इलेक्शन के टाइम पे बात की थी कि गलत हो रहा है, पीटीआई के साथ नहीं होना चाहिए। इससे जो हम चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल इस्तेकाम आए, सियासी इस्तेकाम आए, चीज़ें बेहतर हों, वो तो कभी भी नहीं होगा। फिर बात आपकी सही है। देखें, इंतकामी सियासत से पीछा छुड़ा लेना चाहिए और ये हम बहुत अरसे से सबको समझा रहे हैं। समझ नहीं आ रही किसी को। हमारी समझ में तो जब आ गया था जब हमने एमआरडी बनाई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुत्तहिद होना पड़ेगा वरना ये नहीं चल सकेगा। नतीजा ये देखें कि आज भी हम उधर ही खड़े हैं और ये समझना होगा कि सियासत से इंतकाम को निकालना है। अगर वो कहते थे कि मैं एसी निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, इन्हें रुलाऊंगा, इन्हें जेल में डालूंगा, हमारे ज़माने में ये बाहर नहीं होंगे तो फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। और अब अगर ये अंदर हैं किसी भी वजह से तो वो जाने, अदालतें जाने, लेकिन जेल जो है मैं समझती हूँ उसमें सुकून होना चाहिए। और जेल ऐसी जगह है जहाँ जाके इंसान जब सीआईए सेंटर से जाता है या थाने से जाता है, मुंतकिल होता है तो रिलैक्स होता है। तो हमें बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है 36-37 लाख का खाने का बिल आ गया है या ये कि कमरे की दीवार तोड़ दी है, उनको सारी फैसिलिटीज़ भी दी हुई हैं, तो जहाँ इतना किया है वहाँ शीशे की दीवार हटा दें। जो बेहतर कर सकते हैं वो करें। वो कैदी हैं इस वक्त और उनके साथ बेहतर सलूक कर ले। जी बसरा साहब, आप की बात जो है वो मेरा ख्याल है उसको इंडोर्स कर रही हैं, शैला साहब इंडोर्स कर रही हैं। अगर आपने अभी भी कुछ कहना है, मैंने आपसे कहा था वापस आपकी तरफ आती हूँ, क्विकली बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा मैं सिर्फ आपको ये नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को डेथ सेल में रखा था। फिर ये देखिए डॉक्टर मारिया, आप देखें, आप ये देखें ये कौन है, ये वैसे कौन है, अंदाजा कर लें इनको और उनके पता ही नहीं है, इनको मैनर्स ही नहीं है हाउस में और इन्होंने इंटरप्ट अपने करना शुरू कर देती हैं। ये क्या तरीका है डॉक्टर मारिया? कम से कम इनको सोलो बुला लिया करें। इनकी इखलाकियात असल में असल में इनको मरियम बीबी तो मिलती नहीं है। ये कोशिश कर रही हैं कि गालियां दे के शोर डाल के शायद पार्लिमानी सेक्रेटरी बना दें। आप अपनी टर्म में बात कर लें। कोई ना कोई मैनर्स होने चाहिए, कोई ना कोई मैनर्स होने चाहिए। आप एक टॉक शो कर रही हैं, पूरी कौम इसको देख रही है, आप शोर शराबा डालने शुरू कर देती हैं। आप अपना मुस्तकबिल देखें। अच्छा आपको बात करने दें, बात करने दीजिए। जिन लोगों जितना मर्जी पीटे, आपका कुछ नहीं बनना। डॉक्टर मारिया, आपको मरवत वाली ट्रीटमेंट कभी नहीं मिलेगी। मैं आपको ये भी आज लिख के उस्मा साहिब आप जरा बोलने दीजिए एक सेकंड तक। जी मरवत बहुत फेवरेट है। अच्छा मरवत बहुत फेवरेट है। अच्छा बोलने दे जी मारिया, जिन लोगों को मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए उनको आप टॉक शो में बुला लेते हैं। अच्छा प्रॉब्लम तो यही है। अब आपको देखना सवाल आप मुझे कर रही हैं, वो इंटरप्ट करना शुरू कर। आप इतने अच्छे हैं, आप इतने अक्लमंद हैं। शाबाशी मरवत को मिल रही है। इलेक्शन कैंपेन मरवत लीड कर रहे हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नॉमिनेट आप अपना टाइम भी जाया कर रही हैं। इनको ना बुलाया करें। आपको दिखा रहे हैं, आपको ना बुलाया करें। आपको पार्टी बहुत बुरी तरह ट्रीट कर रही है। अच्छा उस्मा साहिब बहुत बुरी तरह उस्मा साहिब मुझे ऑडियो बंद करनी पड़ेगी, प्लीज जरा उनको बोलने दीजिए। मैं तो डॉक्टर मारिया मैं हमदर्दी कर रही हूँ साहब के साथ। मेरी सिर्फ ये हमदर्दी कर रही हूँ इनके साथ। ये अभी आप कह रही थी ना, वो जी प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने मुफाहमत की बात की है, प्रेसिडेंट सम्मान आए बैठते हैं। और भाई किसके साथ बैठे हैं? उनके साथ बैठे हैं कि जिन लोगों ने इस पाकिस्तान को बर्बाद किया है, पाकिस्तान को इस नौबत तक लेके आए हैं।
पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दिया है और आज भी पहले भी कुछ नहीं मिला, आप क्या लेंगे सड़क से? नहीं, हाँ मैं बताता हूँ बसरा साहब, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, तीन लोग हैं, मैं अकेला हूँ, जान की अमान पाऊं तो अपने भाई से एक सवाल पूछ लूं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आइन में इतना ज्यादा बिलीव करते हैं तो फिर नंबर्स पूरे करने के लिए उनकी तरफ क्यों देखते थे? तो खान साहब ने खुद कहा हुआ है ना कि मेरे जब बजट में नंबर नहीं पूरे होते थे तो मैं उनकी तरफ देखते। घसीटा तो आपने उनको, नो कॉन्फिडेंस मेरे खिलाफ जो है वो आ रहा है, मेरी मदद की जाए, मसले तो वहां से खराब होना शुरू हुए हैं। जी सुन रही हूं। सुन तो ले, मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैंने बात वहां से खत्म की थी। जिस मुल्क के अंदर जजेस गैर महफूज हों, वो इंसाफ के तलबगार हों, उनको वो कह रहे हों कि हमें अगवा किया जाता है, करंट लगाए जाते हैं, मैं और आप कौन है? पहली बात। दूसरी बात, हम आज भी ये कहते हैं वो कि शौकत 76 साल यहाँ आमरीत रही है। सुन तो ले, मैं कहता हूँ गलत हुआ था शौकत सिद्दीकी वाला कहा। अच्छा सुन तो ले, अगर सुन तो डॉक्टर मारिया तुसी तीनों में कल्ला मेरी गलते सुन लो। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर, अच्छा सुन तो ले, अगर शौकत सिद्दीकी कल्ली वैसे उजमा ही काफी रोड़ा पाड़नू जो जवाब तो उसके पास होता नहीं है। अच्छा अगर तो यहाँ पर शौकत सिद्दीकी के साथ गलत हुआ, अब नहीं मैं बहन आपका तो एहतराम है, आपके तो लेकिन नहीं कहा, और मैंने जिनके पास कोई दलील नहीं होती वो शोर डालते हैं, गालियां देते हैं, सिर्फ पंजाब में इन्होंने मुल्क को लूटा, उन्होंने किया तो है कुछ नहीं। हम यहाँ ये चाहते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान को इस तरह नहीं चलाया जा सकता। आपने इतनी गालियां दी हैं नेशनल असेंबली में कल बैठ के, ये सुन तो ले, बात तो सुन ले, ये देखें इतनी, और इनको तो चुप करवा दें, इनको तो चुप करवा दें। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है उस्मा साहिबा की ऑडियो जो है वो बंद करनी पड़ेगी, मैं नहीं करना चाहती। जॉइंट सेशन में प्लीज आपको तमीज ही नहीं। अच्छा मैं डॉक्टर मारिया बस इनको एक काम आता है कि बस आप ये तनख्वाहें ले लें, तनख्वाहें ले लें नेशनल क्या करें इनका। उस्मा साहिबा, हाँ जी बसरा साहब। अच्छा मैं आपको ये कह रहा था कि यहाँ पर ये 25 करोड़ का मुल्क है, अगर सहाफ़ी भी गैर महफूज हों, यहाँ पर अवाम भी गैर महफूज हों, जजेस भी गैर महफूज हों, और अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए, और वो 8 फरवरी को सब जुल्म जबर खौफ के बावजूद उन्होंने इमरान खान को वोट दे दिया हो, तो बाद में पता चले कि ये चोर, अच्छा, ये ले बेचारी शैला बीबी जो है क्या करेंगे, बेचारी शैला बीबी जो है वो आप दोनों के बीच में पिस गई हैं। मैं तो रिलैक्स वो कह रही मैं रिलैक्स कर रही हूँ, मैं चिल कर रही हूँ इस वक्त। लेकिन जो आइन और कानून की जो बालादस्ती है वो इस तरह आएगी कि जब मेरी मर्जी हो, और ये मतलब पीपल्स पार्टी PMLN ने भी किया है, ये PTI ने भी किया है, अपनी मर्जी जहाँ हो तो इस्तेमाल कर लें, उसके बाद आप उनकी तरफ देखें, फिर उनसे कहें वो सियासत में क्यों आते हैं, क्यों घसीटते हैं हमें। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि फिर किस तरह चीज़ें होंगी। देखिए आइन और कानून की बालादस्ती जब ही होगी जब पार्लियामेंट को आप इज्जत देते हैं, और पार्लियामेंट में अगर आप आ रहे हैं, आप पार्लियामेंट के हर प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबके इलेक्शन में आप विद द परमिशन ऑफ चेयर और विदाउट द परमिशन ऑफ चेयर शोर मचा रहे हैं, तो बेहतर ये है कि अब कंस्ट्रक्टिव वर्क की तरफ आ जाए और काम करें। आपको जो लग रहा है कि जहाँ जिस वजह से जहाँ खराबी है वहाँ पे बैठ जाते हैं और बात करते हैं। जब वो तो कह रहे हैं सब चीजों पे खराबी है ना, वो तो कह रहे हैं पूरा निजाम में खराबी तो यही है ना। थर्ड ऑप्शन के तौर पे ये क्यों आए? ज़हीरुल इस्लाम ने कहा मैंने थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए थे, तो आप तो ऑप्शन थे शैला बीबी, अब आप हो गए, शैला ने बहुत अच्छी बात की और प्रॉब्लम हो गए। तो बेहतर ये है कि जितने लोग आप आ गए हो आप सियासत का मुजाहरा करो, पार्लियामेंट के डेकोरम का ख्याल रखें। आप देखें कि आपके ज़माने में भी जरदारी साहब जेल में गए, फरियाल साहिबा जेल में गई, हम सब ने मुख्तलिफ चीज़ें सही, लेकिन वही बात है कि आपने आगे बढ़ाना है मुल्क को। ये थोड़ी होता है कि मुझे हटाया तो इससे बेहतर था कि पाकिस्तान पे बॉम्ब मार देते। हद होती है डिस्ट्रक्टिव नेचर की। सुने शैला, आपकी बात को मैं अच्छे एंड पे नोट करें। बेहतर ये है कि वो जो आपका एक नगमा है चले 804 तो वो मुश्किल ये बस ये आया है कि अंदर खार बाहर खार, कैदी नंबर 804। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत टाइम आपने ले लिया, वक्त खत्म हो गया पॉजिटिव नोट का। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।